हाँ जी बच्चे, उस दिन मैंने आपको नोमेनक्लेचर स्टार्ट करवाया था। ये बताया था कि चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप सभी को पता है बेटा, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। तो मैंने शायद आपको बताया था, जैसे हमारे घर का नाम होता है ना, और एक बाहर का नाम होता है, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, उनके भी दो प्रकार के नामकरण होते हैं। अगर मैं कहूँ कितने प्रकार के नोमेनक्लेचर या नाम, पिछली वीडियो देख लेना बेटा, पिछली वीडियो के एंड में भी मैंने यही समझाया हुआ है। तो बेटा नोमेनक्लेचर दो प्रकार का होता है। वैसे तो होता तीन प्रकार का बेटा, लेकिन वो बड़ी क्लासों में पता चलेगा आपको तीसरी प्रकार कौन सा होता है। वो भी एक कंपाउंड के लिए होता है, सिर्फ अल्कोहल के लिए। तो दो प्रकार का बच्चे नोमेनक्लेचर होता है, या दो प्रकार के नेम होते हैं किनके, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक तो होता है उनका कॉमन नेम। उस दिन ही बताया था बेटा, कॉमन नेम पहले रखा जाता था, और किसके आधार पे रखा जाता था, जहां से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हुए हैं। सोर्स का मतलब जिस प्लांट से प्राप्त हुए हैं उस प्लांट के नाम के आधार पर रख दिया जाता था, या जिस एनिमल से प्राप्त हुए हैं उस एनिमल के नाम के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता था। कौन सा नाम उनका, कॉमन नेम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक कंपाउंड होता है HCHO, इसका नाम रखा गया था, इसका कॉमन नेम रखा गया था फॉर्मिक एसिड, और आज भी इसको ज्यादातर इसी के नाम से ये प्रचलित है। तो फॉर्मिक एसिड क्यों रखा गया, क्योंकि ये कंपाउंड है ना, कहाँ से प्राप्त हुआ था, रेड आंट से। और रेड आंट को बोला जाता है, भूरी कीड़ी को बोला जाता है ग्रीक भाषा में फॉर्मिकस, ठीक है। ऐसे ही एक और कंपाउंड है, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे बेटा, ऐसे एक और कंपाउंड बताता हूँ। जैसे ये हो गया CH3COH, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। अब इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों पड़ा, कहते हैं ये पाया जाता था किसमें, विनेगर में, सिरके में। और जो विनेगर होता है ना, विनेगर, उसको बोला जाता है ग्रीक भाषा में एसिटम। तो एसिटम के हिसाब से इसका नाम क्या पड़ गया, एसिटिक एसिड। लो मैं आपको एक बारी बुक में भी दिखा देता हूँ, ताकि सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए आपकी। देखो बेटा, इसमें साफ साफ लिखा है, इन द अर्लियर डेज द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी लिमिटेड। स्टार्टिंग में इनकी संख्या बहुत कम थी, तो ज्यादातर इनका नाम है ना नेचुरल सोर्सेज या उन सोर्सेज के नाम के आधार पर रख दिया जाता था जिनसे ये प्राप्त होते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर देयरफॉर असाइंड नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है, और सर्टेन प्रॉपर्टी। जैसे कि पहले के टाइम में मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल क्यों बोला जाता है, जो आज का मिथाइल अल्कोहल है ना, उसको वुड सिपरेट बोला जाता था, क्योंकि वो कहाँ से प्राप्त होता था, लकड़ी से, ठीक है। एसिटिक एसिड मैंने बता दिया, विनेगर से प्राप्त होता था, और विनेगर को क्या बोला जाता था, एसिटीन या एसिटम। तो बच्चे आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कॉमन नेम। तो बेटा आज का हमारा जो मेन टारगेट है वो कॉमन नेम नहीं है, आज का मेन टारगेट है हमारा IUPAC नेम। तो दूसरा होता है, लेकिन मैंने बताया था जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ने लगी, इनका कॉमन नेम देना थोड़ा सा कठिन हो गया। तो कुछ साइंटिस्टों की कमेटी बैठी, उस कमेटी का नाम क्या पड़ा, IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कुछ साइंटिस्टों की एक टीम नियुक्त हुई बेटा, उनकी एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में कुछ रूल बनाए गए। तो यानी कि IUPAC नेम किसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग। और बेटा मैंने उस दिन ही बताया था, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC नेम लिखते हैं ना, उसके 5 पार्ट होते हैं। वैसे तो मेन 3 होते हैं, बताता हूँ चलो। बीच वाले पार्ट को बोलते हैं वर्ड रूट, पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं सफिक्स, और आगे वाले पार्ट को बोला जाता है प्रीफिक्स। वर्ड रूट को मैं W.R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सफिक्स दो प्रकार के होते हैं बेटा, मैंने उस दिन ही बताया था, हमारी केमिस्ट्री में प्राइमरी को ना ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है 1 के ऊपर नोड, और सेकेंडरी को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है 2 के ऊपर नोड। तो बेटा जो सफिक्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो टोटल 5 हो गए, पहले 3 थे। सफिक्स भी दो प्रकार के हो गए और प्रीफिक्स भी दो प्रकार के हो गए।
तो सबसे पहले बेटा मैं मेन पार्ट की बात बताता हूँ, ठीक है। उस दिन मैंने बेटा आपको बताया था, जब जैसे आप जीमेल आईडी बनाते हो, फेसबुक आईडी बनाते हो, तो आपका फर्स्ट नेम कंपलसरी होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी आईडी बन के तैयार हो जाए विदाउट फर्स्ट नेम। तो वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं होता जिसका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स ना हो। मतलब ये वाले दोनों पार्ट तो नेसेसरी होते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है बेटा जिसका वर्ड रूट या प्राइमरी सफिक्स ना हो। तो सबसे पहले वर्ड रूट के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 बना दिया वर्ड रूट। ये वर्ड रूट क्या होता है? कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड रूट किस पर डिपेंड करता है? उसके अंदर मौजूद कार्बन्स पर, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर। उस दिन बेटा पूरी टेबल बनवाई थी। अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो वर्ड रूट मिथ हो जाएगा, 2 कार्बन है तो वर्ड रूट इथ हो जाएगा, 3 है तो प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, 7 कार्बन है तो हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन है तो ऑक्ट हो जाएगा, 9 कार्बन है तो नॉन हो जाएगा, और 10 कार्बन है तो डेक हो जाएगा। वैसे लोग कर ही लो, 11 कार्बन है तो अनडेक हो जाएगा, और 12 कार्बन है तो डोडेक हो जाएगा। तो ये वर्ड रूट तो बेटा आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की, कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो नंबर 2 करवा रहा हूँ प्राइमरी सफिक्स। तो ध्यान रखना बच्चे, प्राइमरी सफिक्स भी नेसेसरी वाला पार्ट होता है। प्राइमरी सफिक्स कहते हैं अगर हमारे कंपाउंड में सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एन। चलो मैं ये लगाता नहीं, कभी आप डबल बॉन्ड समझ लो। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है? आइन। ठीक है, तो समझ आ गया प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। उसके बाद बेटा बारी आती है दूसरे वाले सफिक्स की, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो तीसरे नंबर पे क्या करवा रहा हूं? सेकेंडरी सफिक्स। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लगता है? सेकेंडरी सफिक्स डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। बेटा अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो ये आएगा, अन्यथा ये नहीं आएगा। बात खत्म। अब मेरा नाम देखो, जैसे मेरा मेन नाम क्या है? भुवनेश्वर, उसके बाद दत्त, उसके बाद शर्मा, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कभी इसको थोड़ा गलत वे से ले जाओ। भुवनेश्वर, दत्त, शर्मा। तो आपने देखा मेरे नाम के तो कई सारे पार्ट है। अब कुछ बच्चों के सिर्फ 2 पार्ट होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 1 ही पार्ट होगा नाम का। तो बेटा सेकेंडरी सफिक्स वहां पर आता है जिन ऑर्गेनिक कंपाउंडों में फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे कि अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है, ये बॉन्ड का निशान होता है बेटा। ग्रुप कभी भी इसके विदाउट नहीं दिखाते, ग्रुप कभी भी ऐसे नहीं दिखाएंगे OH ना, उसके साथ एक बॉन्ड हमेशा होगा, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अकेले नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखना, जहां पर अल्कोहलिक ग्रुप आ जाए वहां पर ओल लगता है, जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए वहां पर अल लगता है, जहां पर कीटोनिक ग्रुप आ जाए वहां पर ओन लगता है, और जहां पर बेटा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए वहां पर ओइक एसिड लगता है। तो ये चारों ही आपके सिलेबस में है, चारों मैंने करवा दी बेटा, नाम याद रखना। अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप जहां आ जाएगा वहां पर सेकेंडरी सफिक्स यानी कि लास्ट में लगेगा ओल, जहां पर एल्डिहाइड आ जाए वहां पर सेकेंडरी सफिक्स लगेगा अल, जहां पर कीटोनिक आ जाए वहां सेकेंडरी सफिक्स लगेगा ओन, और जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए वहां पर लगेगा ओइक एसिड। अब बात रह गई बेटा स्टार्टिंग के 2 पार्टों की, तो मैं इसी पेज पर यहाँ पर थोड़ा स्पेस बचा है, मैं यही करवाने की कोशिश करता हूं कि ये प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो नंबर 4 पर देखो, नंबर 1 पे वर्ड रूट हो गया, नंबर 2 पे प्राइमरी सफिक्स हो गया, नंबर 3 पे सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब अगले पार्टों की बात करते हैं, और अगले पार्ट में सबसे पहले क्या करवा रहा हूं? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो ध्यान देना, प्राइमरी प्रीफिक्स कब लगेगा? प्राइमरी प्रीफिक्स तब लगेगा अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग है। रिंग का मतलब साइकिल, साइकिल भी बोल सकते हैं। रिंग है या साइकिल है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा? साइक्लो। बस ये वर्ड लग जाएगा, साइक्लो। क्या लग जाएगा? साइक्लो वर्ड लग जाएगा। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लग जाएगा? साइक्लो। और अगर भाई कहीं पर रिंग या साइकिल नहीं है, बात खत्म, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा ही नहीं। अब बात आती है बेटा सबसे लास्ट पार्ट की, यानी कि जो सबसे पहले लिखा हुआ है 5वें नंबर पे,
जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। कहोगे सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स कब लगता है, क्या लगता है, किसके लिए लगता है? भाई कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, कहते हैं एटम या ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या ना हो, जो फंक्शनल ग्रुप ना हो। मतलब कई बार हमारे कंपाउंड में कार्बन के अलावा ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम पड़े होते हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको या तो हम बोलते हैं साइड चेन या बोलते बेटा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं एग्जांपल दूंगा ना, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बेटा अभी फिलहाल मैंने आपको ये 5 पार्ट करवा दिए। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, ठीक है? उस एग्जांपल से देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं आता, ठीक है? सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, अभी रूल नहीं करवा रहा। जैसे ही वो एग्जांपल करवाऊंगा उसके बाद रूल करवाऊंगा, क्योंकि आईयूपीएससी नेम मैंने पहले ही बताया है किस पर डिपेंड करते हैं। आईयूपीएससी नेम जब भी लिखते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब आपको कैसे रूल बता तो दिए आपने, भाई ये तो मैंने मेन पार्ट बताए, रूल नहीं बताए अभी। चलिए करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखते हैं उससे आपको समझ आता है या नहीं आता। उसमें मैं कोशिश करता हूं कि फंक्शनल ग्रुप ले लूं। अब आपको कि सर आप ये फटाफट कैसे लिख देते हो फार्मूला? तो बेटा मैंने उस दिन ही बताया था कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है इसके साथ, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड शेष रह गए? 3। तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, एक इधर एक इधर, तो 2 बॉन्ड बन गए हैं। तो 2 वैलेंसी और रह गई, उसको पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन। ये मैंने CH2 लगा दिया और ये OH। अब आपने देखा इसमें 3 कार्बन है, तो इसमें वर्ड रूट क्या आ जाएगा? प्रोप। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स 1 के ऊपर बिंदी लगाई है मैंने, प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो सारे एन आ जाएगा। और आपको पता है सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा इसमें ओल, ठीक है? और आपको पता है इस कंपाउंड के अंदर ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स है और ना ही सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? प्रोप जमा एन और जमा ओल। अब आपने देखा ये भी वावल है और ये भी वावल है। अब एक रूल करवाऊंगा जहां पर बताया गया होगा कि अगर दोनों वावल इकट्ठे आ जाए तो स्टार्टिंग वाला वावल कट जाएगा, ठीक है? AEIOU करते हो ना इंग्लिश में, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोल हो जाएगा, ठीक है बेटा? तो इस तरह से हमने इसका नामकरण करना है। चलो आइए बेटा मैं बुक में से आपको कुछ रूल करवाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा आपको लग तो रहा होगा कि खिचड़ी बन गई है, लेकिन क्या करें बेटा, हर किसी पर्सन को करना पड़ता है ये। तो चलिए सबसे पहला लिख रखा है ना, अब ये बस ध्यान रखना, मैं आपको रूल करवा रहा हूँ। किताब वालों ने तो पता क्या कर रखा है, पहले हेडिंग बना रखी है रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई, ये रूल दे दिए। उसके बाद अगला आर्टिकल बना रखा है बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन, मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन। अरे बात खत्म करो, सारे रूल कंप्लीट करेंगे, अभी करेंगे। तो सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ये लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, अब आपको कि सर ये 2-2 कंपाउंड दे रखे हैं, नहीं बेटा ये एक ही कंपाउंड है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि सबसे पहले अगर आपका कंपाउंड, अब आपको कि सर आपने तो कहा था कि टोटल कार्बन देखने होते, नहीं बेटा, वो मेरे को मैंने जानबूझ के बताया बेटा, अगर मैं सारे रूल एकदम से बता दूं तो आपके तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपका कंपाउंड देखो, वहां से अपनी चेन सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ से देखो चेन मैं कंसीडर करता हूँ 1 2 3 4, भाई ऐसे तो 4 कार्बन काउंट हो रहे हैं। अगर ऐसे चलूं 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन काउंट हो रहे हैं। और ऐसे चलूं तो 1 2 3 4 5। अब देखो किताब वालों ने दोनों कंपाउंड सेम लिए, 2 बार ही लिख दिया एक ही कंपाउंड को। एक बारी वो ये ले रहे हैं प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन वाली, एक बारी ले रहे हैं 6 चेन वाली, 6 कार्बन वाली चेन ले रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि हमेशा कार्बन एटमों की ऐसी चेन सेलेक्ट करो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, मतलब सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो। और जो सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करोगे उसी को हम क्या बोल लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बोल लेंगे, उसी को पेरेंट चेन बोल लेंगे, और उसी को बेटा हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर हमने ये वाली चेन सेलेक्ट करी, ये तो गलत तरीका हो गया, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। ये वाली चेन सेलेक्ट करी, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं सर, फिर ये 1 कार्बन क्या होगा भाई, इसको बोल लेंगे साइड चेन। तो लिखा है ना, जो रिमेनिंग एल्काइल ग्रुप होंगे
जो पार्ट प्रिंसिपल चेन में नहीं आएगा उसको साइड चेन बोल लेंगे या सब्सिचुएंट बोल लेंगे। अभी बताया था बेटा कि जो साइड चेन या सब्सिचुएंट होते हैं उनको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला मेरे हिसाब से बेटा आपको रूल समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरा कहते हैं अगर आपके पास कंपाउंड दे रखा है, कहते हैं इफ ए कंपाउंड कंटेन टू पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ इक्वल लेंथ। कई बार ऐसा होता है एक ही कंपाउंड में दो तरीकों से चलोगे ना तो सेम लेंथ की चेन आ रही है। देखो यहाँ पर अगर मैं ये स्ट्रेट वाली लूं 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, अगर टेढ़े वाली लूं तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं फिर भी। तो कहते हैं अगर किसी कंपाउंड में दो तरीकों से चलने पर सेम लेंथ की प्रिंसिपल चेन आ रही हो तब कहते हैं वो वाली प्रिंसिपल चेन आपने सिलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप या ज्यादा सब्सिचुएंट या ज्यादा साइड चेन हो। अगर इसको काउंट करूंगा तो एक ही साइड चेन आई इधर इधर वाली, लेकिन अगर इसको लेकर चलूंगा तो दो साइड चेन आ गई, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये तरीका सही है और ये वाला तरीका गलत है। ठीक है। उसके बाद तीसरा रूल कहते हैं अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है लिख रखा है ना, असल में बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम केमिस्ट्री में मल्टीपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, मल्टीपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो तीसरा रूल ये कहता है बेटा कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना फिर बेटा आपने ध्यान रखना है कि वो वाले कार्बन जो डबल बॉन्डेड हो वो जरूर आने चाहिए प्रिंसिपल चेन में। अब आपको कि सर अगर उनको इंक्लूड करें डबल बॉन्ड वाले कार्बनों को और चेन छोटी आती हो, भाई आने दो, चेन बेशक छोटी हो लेकिन उसका ध्यान नहीं रखना। फिर आपने ध्यान रखना कि मल्टीपल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन अंदर होने चाहिए। आधे बच्चे कहेंगे सर एक तो आ रहा है ना अंदर, ना दोनों होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, बेशक 4 आ रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड वाले दोनों आ गए तो ये वाला करेक्ट माना जाएगा और ये वाला इनकरेक्ट माना जाएगा। अगला रूल ये कहता है कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, और मैंने तो बताया है बेटा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि फंक्शनल ग्रुप है ना तो ज्यादातर प्रॉपर्टी कंपाउंड की किस पे डिपेंड करती है, फंक्शनल ग्रुप पे। तो बेटा ध्यान रखना फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन या वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो पेरेंट चेन के अंदर होना ही होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अब देखो यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं, ये दोनों कंपाउंड सेम है। अब आपने देखा अगर प्रिंसिपल चेन ये लूंगा तो 1 2 3 4 5 आ गए, लेकिन इस प्रिंसिपल चेन में वो वाला कार्बन तो इंक्लूड हुआ ही नहीं जिसके साथ फंक्शन ग्रुप जुड़ा था। लेकिन अगर ऐसे लूं 1 2 3 4, बेशक मेरी चेन छोटी है लेकिन वो वाला, अब आपको सर इसमें तो OH भी साथ में ले लिया, नहीं ऐसे होता है ये, बस इतना OH नहीं साथ में, मतलब वो कार्बन जरूर आना चाहिए जिसके साथ फंक्शन ग्रुप जुड़ा है। समझ में आई। अब आपको सर वो वाला कार्बन आना चाहिए जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, हाँ भाई, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन हो तो वो वाला कार्बन भी आना चाहिए। तो जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल में तो नहीं था कार्बन लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर कार्बन होता है। तो 1 2 3 4 5 ये गलत तरीका होगा, 1 2 3 4 ये सही तरीका होगा। ठीक है बेटा। तो आज जितना करवाया है वो एक बार रिपीट कर लेना बेटा, रिवाइज कर लेना। ठीक है। उसके बाद मैं कुछ रूल दे रहा हूं, अब आपको वीडियो को पॉज कर लेना और वीडियो को पॉज करके वो रूल पढ़ना। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये रूल्स नहीं दे रखे। वीडियो को पॉज कर करके बेटा ये सारे रूल आपने एक बारी रीड करने हैं, और जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा बेटा वो इन्हीं रूल्स से बनाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको ये रूल आएंगे नहीं तब तक बेटा हमारा IUPAC नेम कंप्लीट होगा नहीं। वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, रूल देख लेना। बस बेटा इतना ही है। थैंक यू।